हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवीजी ट्रिकी क्लासेस। क्लास 12 के पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बायोलॉजी के कि कैसे गुणसूत्र जीन की तरह काम करते हैं, जैसे हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत हमने पढ़ा था। तो उसमें मैं जाना था कि जिस प्रकार मेंडल के प्रयोगों में हमने देखा कि जीन किसी जनक से उनके संततियों में कोई भी आनुवांशिक गुण को ढो रहे हैं, उसी तरह सटन और बोवेनी ने भी कहा था कि उसी तरह क्रोमोसोम भी काम करते हैं जिस प्रकार जीन काम करते हैं कि जनक से संततियों में किसी आनुवांशिक गुण को ढोने का काम करते हैं। तो उसी तरह जीन के साथ गुणसूत्र भी काम करते हैं और हमें पता है कि गुणसूत्र के ऊपर डीएनए और डीएनए के ऊपर जीन पाए जाते हैं। आज इस वीडियो में हमें पढ़ना है कि हमने बताया था पिछले वीडियो में कि जो सटन और बोवेनी की जो कथित थ्योरी थी, जो ठीक है, जो कथित रूप पे दिया था, उसको प्रायोगिक रूप में यानी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया? तो टी.एच. मॉर्गन ने। ठीक है, तो मॉर्गन ने अपने प्रयोग में ये बतलाया था कि कैसे कोई गुणसूत्र, ठीक है, अपने ऊपर मौजूद जीनों की सहायता से किसी भी गुण को, क्योंकि हमें पता है कि एक जीन एक गुण को ढोने का काम करता है एक जनक से संततियों में, तो कैसे क्रोमोसोम के ऊपर यानी गुणसूत्र के ऊपर मौजूद जीन, वो भी अलग अलग जीन, ठीक है, समूह में जो जीन होते हैं वो कैसे अपने गुणों को जनकों से संततियों में ले जाते हैं। तो उसको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया था टी.एच. मॉर्गन ने, और उन्होंने दो चीज़ों की, सबसे बड़ी चीज़ों की खोज की, वो थी सहलंगता और पुनर्संयोजन यानी लिंकेज और रिकम्बिनेशन। इस वीडियो में पढ़ना है टी.एच. मॉर्गन के बारे में जो दिया गया सहलंगता है, सहलंगता से जुड़े कुछ पॉइंट्स हैं उनको देखना है, और फिर ये भी देखना है कि उन्होंने क्यों अपने प्रयोग में, जैसे हम जानते हैं कि मेंडल ने अपने प्रयोग में क्यों मटर के पौधों को ही लिया, तो उसके बारे में जाना था। तो यहाँ हमें जानना है कि क्यों मॉर्गन ने अपने प्रयोग में फ्रूट फ्लाई को ही चुना, किसी और जानवर को क्यों नहीं चुना। ठीक है, तो इस बात को हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है सहलंगता किसे कहते हैं। सहलंगता किसे कहते हैं, देखिए ये जानना जरूरी है कि जो मौजूद क्रोमोसोम है उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन का जो समूह होगा, वो जीन एक या एक से अधिक हो सकते हैं। एक क्रोमोसोम के ऊपर जीन एक या एक से अधिक हो सकते हैं, तो उनके मौजूद जीनों की संख्या और वो सभी जीन एक दूसरे के आसपास स्थित हो, एकदम क्लोज हो, आसपास स्थित हो, और उनमें कोई स्वतंत्र अपरूहण न दिखता हो। स्वतंत्र अपरूहण कहने का मतलब ये कि हमने जब पढ़ा था मेंडल के द्वितीय नियम में, जहां हमने देखा मेंडल के तृतीय नियम हमने देखा था कि स्वतंत्र अपरूहण जो द्विसंकर क्रॉस यानी डायहाइब्रिड क्रॉस पर लागू था, मतलब दो विपरीत लक्षणों को जब हमने लिया तो डायहाइब्रिड क्रॉस हुआ था। तो वहां हमने देखा था कि कुछ जो F2 जनरेशन में लक्षण है वो जनक प्रभावी के साथ दिखते थे और कुछ लक्षण जनक अप्रभावी के साथ दिखते थे। बाकी जो बीच के जो थे वो उन पे हावी नहीं होते थे। मतलब ये कि ऐसा नहीं है कि प्रभावी है तो अपना गुण दिखेगा, नहीं, उनमें था कि जो स्वतंत्र है, प्रभावी अप्रभावी से मिलने के बाद पूर्ण रूप से मिल जाते, वो स्वतंत्र थे मिलने के लिए। तो यहाँ कुछ ऐसे नहीं होंगे क्योंकि जीन आसपास क्या है, मौजूद है एक क्रोमोसोम के ऊपर और इनमें कोई स्वतंत्र अपरूहण नहीं दिखता है। तो ऐसे जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो सहलंगता के अंतर्गत आती है। मतलब यह कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक या एक से अधिक जीन की जो समूह होती है और वो आपस में बहुत नजदीक होते हैं, तो ऐसे प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सहलंगता। देखिए यहाँ डिफिनेशन कर रहा है, जब दो या दो से अधिक जीन्स, ठीक है, एक ही गुणसूत्र पर तथा एक दूसरे के आसपास स्थित हो और वो कभी भी स्वतंत्र अपरूहण को न दिखाते हो, तो ऐसे लक्षण को बोलते हैं सहलंगता। पहला पॉइंट हुआ। तो देखिए कैसे होगा, इस फिगर को देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए कि क्रोमोसोम एक सेट ऑफ क्रोमोसोम है ये, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि गुणसूत्र भी जीन की तरह जोड़े में होते हैं। पिछले वीडियो में बताया था कि जीन जिस प्रकार जोड़े में होते हैं उसी तरह क्रोमोसोम भी क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, गुणसूत्र भी। तो मान लीजिए इस पर कोई गुणसूत्र पर कोई जीन मौजूद है, A, B, C, D, F, ऐसे करते हुए ये सब प्रभावी हो गए, और इधर भी जीन मौजूद है A, B, C, D, F, ठीक है। तो एक क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन का समूह होगा वो जीन एक या एक से अधिक भी हो सकते हैं,
ठीक है, और वो आसपास स्थित होंगे तो ऐसे लक्षण को हम बोलेंगे संलग्नता। और संलग्नता मतलब होता ही है कि जुड़ाव, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं लिंकेज, लिंक मतलब होता है जुड़ाव, ठीक है, साथ साथ चलें। अब यही जो क्रोमोसोम हैप्लॉइड क्रोमोसोम है, ठीक है, मतलब डिप्लॉइड क्रोमोसोम है, तो इसका एक हैप्लॉइड सेट, मान लीजिए ये सेट है, ये सेट, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी, पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो जाता रहे, जनक से उस संतति में, उस संतति से अगले वाले संतति में वो गुण जाते रहें, ठीक है, तो वह बतलाते हैं संलग्नता को, मतलब उनमें कोई रुकावट पैदा ना हो, किसी प्रकार का कोई दुविधा ना हो, ठीक है, कोई उनमें बदलाव ना हो, तो वो संलग्नता को दर्शाएंगे। ये बात होती है संलग्नता के लिए कि उनमें कोई भी उनके जीन द्वारा जो गुण ले जाए जा रहे हैं उनमें कोई रुकावट ना हो, तो वो संलग्नता को दिखलाएंगे। और प्रत्येक जीन एक एक गुण को दिखलाते हैं, जो इसमें से प्रत्येक जीन है वो एक एक गुण को क्या कर रहे हैं, दिखला रहे हैं। अब दूसरा जो इसमें आता है पॉइंट, ठीक है, संलग्नता से जुड़ा हुआ वो पॉइंट ये है कि सहलग्नी जीन किसे बोलते हैं, ठीक है। सहलग्नी जीन कहने का अर्थ ये होगा कि जो हमें पता है कि एक गुणसूत्र के ऊपर एक या एक से अधिक जीन्स पाए जाते हैं, वो काफी नजदीक स्थित होते हैं, तो वो सारे के सारे जीन क्या करेंगे, एक साथ युग्मक में जाने का प्रयत्न करेंगे, मतलब जाने की कोशिश करेंगे। तो जो वो जीन जाने की कोशिश करते हैं युग्मक में, तो ऐसे जीन को सहलग्नी जीन बोलते हैं, मतलब उसमें कोई भी एक भी जीन रुके ना, अपने गुण को लेकर साथ साथ जाए प्रत्येक प्रोजनी में, प्रत्येक संततियों में। तो ऐसे समूह को हम बोलते हैं, ऐसे प्रक्रिया को बोलते हैं सहलग्नी जीन। तो ऐसे कोई भी जीन मिलेंगे जो हमेशा, अगर मान लीजिए हमने इसमें गुण देखें तो गुण मान लीजिए बालों का रंग हो गया, आंखों का कलर हो गया, शरीर का त्वचा हो गया, शरीर की आकार हो गई, ठीक है, उसके बाद नाक की बनावट, कान की बनावट, ये सभी गुण हैं। तो ये सभी गुण अगर एक जनक से उनके संततियों में जा रहे हैं तो वो लगातार जाते रहे बिना किसी रुकावट के, ठीक है, तो वो सहलग्नता दिखाएंगे। और एक क्रोमोसोम के ऊपर जो भी जीन है वो एक युग्मक में के साथ जाने का जो कोशिश करता है वही कहलाता है सहलग्नी जीन। ये बात क्लियर हुई। इसके बाद अगला पॉइंट जो आता है वो होता है सहलग्नता समूह। तो सहलग्नता समूह वही बात होती है कि जीन्स जो एक दूसरे से संलग्न है, संलग्न मतलब क्या, आसपास स्थित हैं और हर युग्मक में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आसपास स्थित जो जीन के समूह हैं और संलग्न मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वैसे समूह को हम कहते हैं संलग्नता समूह। तो यहां हम देख रहे हैं कि एक जीन पर कितने, एक क्रोमोसोम पर, एक गुणसूत्र पर कितने जीन हैं, तो यहां हमको दिख रहा है कि 6 जीन है। तो ये 6 जीन का एक समूह होगा, मगर किस पे होगा ये भी ध्यान देना है। ये जो दिखा रहा है ग्रुप वो हमको हैप्लॉइड लेना है, डिप्लॉइड नहीं। हैप्लॉइड मतलब सिंगल, एक लौता गुणसूत्र के ऊपर जितने क्रोमोसोम, ये जितने जीन मौजूद होंगे वही जीन हमारा जीन समूह कहलाएगा। अगर हम बात कर लें कि हमें पता था कि पी प्लांट में 7 विपरीत लक्षण थे, 7 विपरीत लक्षण थे मटर के पौधों में, तो हमें पता है कि वहां 2n बराबर 14 होता है। 2n यहां बायोलॉजी के टिपिकल लैंग्वेज में दिखाते हैं, n होता है मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो यहां 2n बराबर मतलब डिप्लॉयड सेट है, ठीक है, डिप्लॉयड सेट में 14 है, तो हैप्लॉइड में कितना हो जाएगा 7। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, कि किसी भी जीव को दे दिया जाए, अगर पूछा है कि मनुष्य के अंदर अगर 2n बराबर 46 है तो इसमें जीन समूहों की संख्या कितनी होगी, तो एक हैप्लॉइड सेट पर जितने जीन्स ऑफ दिखेंगे हमें, तो यहां हमें पता है कि n बराबर कितना होता है 23। तो मतलब 23 वो डिफरेंट जीन्स हमको देखने को मिलेंगे एक गुणसूत्र के ऊपर। यहां पर हमको 7 देखने को मिले थे पी प्लांट में। उसी तरह ड्रोसोफिला पे ले लीजिए, मतलब ड्रोसोफिला में मतलब फ्रूट फ्लाई के ऊपर, तो फ्रूट फ्लाई का होता है 2n बराबर 8, तो n बराबर मतलब 4, मतलब 4 डिफरेंट कैरेक्टर वहां हमको मिलेंगे, अलग अलग गुण देखने को मिलेंगे हमें, जो अलग अलग जीनों द्वारा ढूंढने का काम करेंगे। तो ये था जानने के लिए कि संलग्नता समूह किसे कहते हैं। तो
एक हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पर, मतलब गुणसूत्र पर जितने हमारे जीन्स मौजूद होंगे जो अलग अलग गुण को ढोने का काम कर रहे हैं, तो वो एक ही हैप्लॉइड मतलब कि एक ही युग्मक के साथ जाने के प्रयत्न करेंगे, तो उसी समूह को बोलेंगे संलग्नता समूह। तो सिंपल में याद करने तो ये आपको याद करना होगा कि एक हैप्लॉइड जो सेट है, इससे सिंगल सेट है, ठीक है, इस पे मौजूद ऑल जीन्स आर प्रेजेंट इन ठीक है, वन हैप्लॉइड सेट पे ऑल जीन्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जो भी जीन प्रेजेंट होते हैं वो जाने का कार्य करते हैं। तो जब कभी भी पूछा जाएगा किसी एक जीव को दे दिया गया, अब बोला गया बताइए इसमें संलग्नता समूह कितने होते हैं, तो हम सीधे n बराबर दिखेंगे उसमें, अगर 2n बराबर है तो उसका n बराबर कितना है वही कहलाएगा क्या, संलग्नता समूह कहलाएगा। तो ये पॉइंट क्लियर हुई। इसके बाद आता है कि अगला जो पॉइंट्स है जो इससे जुड़ा हुआ है वो ये है, इसको बोलते हैं आनुवांशिक मानचित्र। तो देखिए टीएच मॉर्गन की जो खोज थी, ठीक है, लिंकेज को लेकर, ठीक है, संलग्नता को लेकर, तो उसी से प्रेरित होकर उनके एक स्टूडेंट इनका नाम था एएच स्ट्रोनट, ठीक है, उन्होंने क्या किया कि एक खोज की, जैसे कहा मॉर्गन ने कि एक गुणसूत्र के ऊपर जितने जीन है वो एक साथ नजदीक मतलब आसपास स्थित हो तो वहीं दिखलाएंगे संलग्नता, अगर उनमें दूरी दिखी तो वो संलग्नता को नहीं दिखा पाएंगे। आगे हम पढ़ेंगे कि संलग्नता दो प्रकार के होते हैं, एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण, मतलब कंप्लीट और इनकम्प्लीट। तो वो कैसे होते हैं, तो पास पास जो स्थित होंगे तो वहीं तो आगे जाके जनकों से संततियों से आगे संततियों में जा पाएंगे, ठीक है, अलग जनरेशन में जा पाएंगे, F1 F2 F3 F4 में जा पाएंगे। अगर वो जहां दूरी बना ली उन्होंने तो वो गुण क्या होंगे, नहीं जा पाते हैं, कुछ गुण जाएंगे कुछ गुण नहीं जा पाएंगे। तो यहां मानचित्र कहने का अर्थ होगा कि ये एक बहुत बड़ा योगदान था कि अगर हमें किसी जीव का जीनोम निकालना है, ठीक है, पूरा अगर जीनोम निकालना है, उसे जेनेटिक पूरे मानचित्र को दिखाना होगा हमें, तो वो उसके आवर्त के हिसाब से होगा। आवर्त कहने का अर्थ ये होगा, ठीक है, कि अगर हम बात करें तो इस गुणसूत्र के ऊपर जो भी ये डिप्लॉयड सेट ऑफ हमारा जो क्रोमोसोम है, चलिए इस फिगर को अच्छे से दिखाते हैं, ये नोट्स में आप डालेंगे। जैसे ये डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है तो ये जीन सभी आसपास स्थित हैं। अगर इन्हीं जीनों के आसपास स्थिति में अगर मान लीजिए कोई जीन एक दूसरे से क्या कर जाए, क्रॉसिंग ओवर कर जाए, मतलब ये कि ये इससे और ये इससे क्रॉसिंग ओवर कर जाए, तो जो पुनर्योजन क्रॉसिंग ओवर आगे टॉपिक पढ़ेंगे अभी आएगा कि जो हमारा जीन विनिमय है, क्रॉसिंग ओवर है, वह रिकम्बिनेशन को भी दिखाता है, पुनः संयोजन को भी दिखाता है। तो जो पुनः संयोजन हो रही है वो पुनः संयोजन की जो आवर्त है, मतलब कि बनने की संख्या है एक डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, अगर वो जितने पास पास होंगे तो वो पास पास होने की वजह से क्या होंगे कि संलग्नता को नहीं दिखाएंगे। जितनी दूरी होगी, ठीक है, तो दूरी और नजदीकी को ही ये आनुवांशिक मानचित्र के अंतर्गत हम दिखा सकते हैं। तो डिफिनेशन क्या बोला देखिए, पुनः संयोजन यानी रिकम्बिनेशन आवर्त जीनों के बीच के दूरी की समानुपाती होती है। मतलब क्या कि एक सेट ऑफ डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में कितने जीन ऐसे हैं जो क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, उनके क्रॉसिंग ओवर करने की जो संख्या है वो कितने दूरी पर है, ये बतलाता है आनुवांशिक मानचित्र। ठीक है, कि कितनी दूरी पर वो क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, जीन विनिमय कर रहे हैं, वही बतलाता है आनुवांशिक मानचित्र। और ऐसा समानुपाती किसका होता है, तो पुनः संयोजन आवर्त जीनों के बीच के दूरी का समानुपाती होता है। तो आप सीधे ऐसे कह सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंस ऑफ जीन
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, समानुपाती। रिकम्बिनेशन, रिकम्बिनेशन, ठीक है। तो जो भी हमारे एक सेट में, डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम में जितने हमारे जीन विनिमय की प्रक्रिया जितनी ज्यादा होगी और कितनी कम होगी, कितनी ज्यादा होगी, वही आनुवंशिक मानचित्र के अंतर्गत हम दिखा सकते हैं। और उनके बीच की दूरी का आकलन भी कर सकते हैं कि वो कितनी यूनिट दूरी पर है, कितनी प्रतिशत दूरी पर है। तो जो एच स्टोनॉट जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है, टीएच मॉर्गन के जो स्टूडेंट थे, मतलब एच स्टोनॉट, साइंटिस्ट का नाम था एच स्टोनॉट। तो ये जो उन्होंने खोज किया, तो इनको खोज जो यूनिट निकाली, एक यूनिट थी जिससे हम माप सकते हैं, तो इन्होंने यूनिट दी एक cm। m यहां कैपिटल दिखाएंगे, m मतलब कि डिनोट करता है मॉर्गन के लिए। किसको डिनोट करता है? मॉर्गन के लिए। तो 1 सेंटीमीटर निकाली, मगर ये जो 1 cm है ये मॉर्गन को डिनोट करता है, मॉर्गन। तो 1 cm जो यहां पर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ लागू हुआ प्रोकैरियोट्स के लिए। बाद में इसके अंदर संशोधन किया गया, इसको चेंजिंग की गई, इसमें सुधार किया गया, तो ये यूनिट निकली एक जीन मैप के अंदर। एक जीन मैप होता है और इसको हम इंक्लूड कर सकते हैं यूकैरियोट्स में। किसमें? यूकैरियोट्स में। तो ये हमें जानना है कि जो भी डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उनमें जो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, और क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय के वजह से ही हम ये देखते हैं कि अन्य प्रकार के जीव में जो बदलाव होते हैं, अन्य प्रकार के जीव बनते हैं जीन विभिन्न प्रकार के, वो क्रॉसिंग ओवर यानी रिकम्बिनेशन या पुनः संयोजन के वजह से ही हम देख पाते हैं। तो जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां संलग्नता पूर्ण नहीं हो पाती है, और एक डिप्लॉयड सेट में कितनी बार क्रॉसिंग ओवर हुई है और कितनी दूरी पर हुई है, वही हम आनुवंशिक मानचित्र के अंतर्गत जान सकते हैं और समझ सकते हैं। और इस चीज को हम जान सकते हैं, खोज किसने किया था? एच स्टोनॉट ने। इसका यूनिट था, पहले उन्होंने इंक्लूड किया था 1 cm। m बतलाता है मॉर्गन को, क्योंकि उनको उनके लिए उन्होंने योगदान दिया था, ठीक है। तो m cm निकाला, मगर ये प्रोकैरियोट के लिए लागू हुआ, और बाद में इसका संशोधन करके दिखाया गया 1 यूनिट बराबर होता है 1 जीन मैप, जो यूकैरियोट के लिए लागू हुआ। तो ये पॉइंट सब थे। अब पॉइंट आता है कि जीन विनिमय किसे कहते हैं, क्रॉसिंग ओवर किसे कहते हैं। आइए उसको देखते हैं। ये पूरे पॉइंट्स आप उसमें डालेंगे। जीन विनिमय जिसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जानने के लिए, ठीक है। इसको रिकम्बिनेशन के अंतर्गत भी जानते हैं। तो जीन विनिमय क्या है कि एक डिप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे मौजूद जीनों का आपस में अदला बदली होने की जो प्रक्रिया होती है वही जीन विनिमय कहलाती है। तो डिफिनीशन क्या लिखेंगे कि एक गुणसूत्र पर मौजूद जीन के समूहों के बीच आपस में अदला बदली की प्रक्रिया ही जीन विनिमय कहलाती है। ठीक, तो हमने यहां फिगर में देखा कैसे दिखा रही है।
तो मान लीजिए ये दो सेट हैं, एक तरफ हम प्रभावी को दिखाते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। हमें पता है कि प्रभावी को हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं, और एक तरफ अप्रभावी को दिखाते हैं, बी सी डी ई और एफ। ठीक है, तो यहां बोल रहा है कि अगर इस हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम पे मौजूद जो जीन हमारे हैं, जो गुणसूत्र पर हमारे मौजूद जीन हैं, उनके ऊपर क्रॉसिंग ओवर हो जाए, ये इससे और ये इससे कर ले, ये इससे और इससे कर ले, तो नया सेट कैसा बनेगा? तो कुछ इस प्रकार बनेगा। यहां देखते हैं, ठीक, देखिए ए और ए में तो कोई चेंजिंग हुई नहीं। देखिए ये बी यहां चला गया और ये सी वहां, तो हम कैसे लिखेंगे? क्योंकि ये सी यहां आ गया तो इसको लिखेंगे स्मॉल सी यहां। ठीक, जो ए इसके साथ क्रॉसिंग ओवर कर लिया, और ये जो सेट है वो इसके साथ क्रॉसिंग कर लिया, तो यहां बी हो गया। तो यहां हम सी दिखा देंगे क्योंकि यहां चला गया और कैपिटल बी यहां आ गया। उसी तरह अगला सेट में हम देखेंगे, यहां डी स्मॉल ई के साथ कर लिया, तो यहां हम दिखा देंगे, और यहां कैपिटल ई स्मॉल डी के साथ कर लिया। वैसे ही जस्ट अपोजिट यहां हो गया आपका, ये जो स्मॉल ई था वो डी से किया तो यहां आ गया। ठीक, और ये कैपिटल ई किससे किया? स्मॉल डी से, तो यहां ऊपर लिख देते हैं कैपिटल ई यहां, और उसके बाद कैपिटल ई यहां ऊपर हो गया, हाँ डी यहां कैपिटल नीचे, और बाकी इस वाले सेट में कोई बदलाव नहीं हुए। तो जो ये जीन विनिमय हुआ, तो जहां जहां जीन विनिमय हुआ होगा वह संलग्नता को नहीं दिखा पाएंगे, वहां के जो भी हमारे जीन होंगे। तो हमें बताइए कि जब कभी हमें पता है कि प्रभावी अप्रभावी पर हावी होता है, अपने लक्षण को आगे दिखाता है, तो क्या ये दो जो लक्षण हैं ये आगे जनक में जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि अप्रभावी अपने लक्षण प्रभावी के आगे नहीं दिखा पाएगा। तो मान लेते हैं कि अगर आंखों का रंग और बालों का रंग है तो वहीं दो जा पाएंगे, त्वचा और शरीर के आकार का लक्षण नहीं जा पाएगा। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉसिंग ओवर होने की वजह से वो अप्रभावी प्रभावी से क्या कर गया? क्रॉसिंग ओवर कर गया, जिसकी वजह से वो गुण नहीं दिखा पाएंगे। तो ये था कि जीन विनिमय किसे कहेंगे, और यही जीन विनिमय रिकम्बिनेट कराता है। रिकम्बिनेट की वजह से हमें क्या मिलता है कि एक नए जीवों का लिंकेज में कोई नए जीव देखने को नहीं मिल सकते, नए बदलाव देखने को नहीं मिल सकते हैं। जिसमें देखने को किस में मिलेंगे? तो जीन विनिमय में मिलेंगे, क्रॉसिंग ओवर में ही मिल सकते हैं, मगर कभी भी लिंकेज वाले में नहीं मिलेंगे। क्योंकि लिंकेज में जो भी जीन एक सेट वाले जीन होते हैं पूरे, वो एक साथ समूह में जाते हैं और पूरे के पूरे बिना बदलाव के जाते हैं, तो उनमें कभी भी कोई नए जीवों का बनना नहीं हो पाएगा। जबकि जीन विनिमय में नए जीवों के बनने की प्रक्रिया हो सकती है, बदलाव होने की वजह से नए जीव देखने को मिल सकते हैं। जीन विनिमय के बाद हमें यहां समझना है कि इसकी खोज किसने की थी। तो इसकी खोज 1909 में बेल्जियम कोशिकीय वैज्ञानिक 1909 में बेल्जियम कोशिकीय वैज्ञानिक जेनसन ने की थी। यह बात याद रखना है, किसने की थी? जेनसन ने की थी। और उन्होंने क्या बतलाया था? यह बतलाया कि जो जीन विनिमय की प्रक्रिया है वह कोशिका, मतलब कोशिका विभाजन के अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस प्रोसेस में, तो मियोसिस प्रोसेस के 1 में वो भी पक्ष अवस्था जिसको एनाफेज बोलते हैं, एनाफेज में एक कियाइजमा एक प्रक्रिया आती है, पॉइंट्स आता है, वहां पर जाकर जीन विनिमय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। और हमें जानना होगा कि जो काइजमा बनता है, जो कियाइजमा बनता है, तो मुख्य रूप से कियाइजमा में पैक्टिन एक पॉइंट आता है, पैक्टिन। तो पैक्टिन की
पॉइंट्स पर जाके वो क्या होते हैं, मुख्य रूप से जीन विनिमय की प्रक्रिया पूर्ण होती है। या सिंपल ये समझें तो ये जो जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है वह शुरू होती है मुख्य रूप से प्रोफेज से, ठीक है, प्रोफेज से शुरू होती है और एनाफेज के आखिरी में जाकर वो पूर्ण होती है। मतलब मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट से शुरू होती है और एनाफेज के आखिरी में जहां मुख्य रूप से जो गुणसूत्र है वो विपरीत ध्रुवों पर स्थित हो जाते हैं, वहां पर जाकर वो मुख्य रूप से जीन विनिमय कंप्लीट कर पाती है, अपने अवस्था को बतला पाती है, दिखला पाती है कि जीन विनिमय यहां हुआ और ये प्रभावी अप्रभावी से मिलकर अन्य जीवों को दिखला रहे हैं, बतला रहे हैं। तो ये पॉइंट जानना जरूरी होगा कि जो जेन्सेन ने बतलाया कि उनके प्रयोग में जो असूत्री विभाजन प्रक्रिया उनको उन्होंने देखा कोशिका विभाजन में मियोसिस फर्स्ट में, तो देखा कि मुख्य रूप से एनाफेज में देखा उन्होंने कि एक प्रोसेस बनता है कियाइजमा, वहां पर जाके जीन विनिमय की क्रिया पूर्ण होती है और वहीं पर पैक्टिन भी होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य रूप से किन में जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है और 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें पैक्टिन भी होता है। तो पैक्टिन कियाइजमा में ही पूर्ण रूप से बनती है, तो पैक्टिन वाले जगह पर ही वो जीन विनिमय की प्रक्रिया होती है और वहां हमें नए जीवों की बनने की प्रक्रिया दिखती है, ठीक। और ये जीन विनिमय यहां समझ में आया, किसने खोज की, जीन विनिमय किसे कहते हैं। अब अगला पॉइंट आता है ये कि टीएच मॉर्गन ने अपने प्रयोग में, हमें पता है कि संलग्नता का खोज यहां पर पूछा जाएगा, तो जो टीएच मॉर्गन है, टीएच मॉर्गन, इन्होंने 1866 से 1945 के बीच अपना प्रयोग किया। जो सटन ऑफ बॉबरी की जो थ्योरी थी, उस थ्योरी को उन्होंने प्रायोगिक रूप से दिखाया, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया। तो इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयोग में फ्रूट फ्लाई को लिया। किसको लिया? फ्रूट फ्लाई, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है ड्रोसोफिला मेलेनोगैस्टर, बायोलॉजिकल नेम होता है। हम मॉर्गन को फ्लाइंग मैन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने फ्रूट फ्लाई को चुना, मतलब सबसे पहला ऐसा वैज्ञानिक जिन्होंने प्लांट को न चुनकर किसी जीव को चुना। तो फ्रूट फ्लाई को देखने का अर्थ ये था कि इन्होंने चुना क्यों, ये भी हमें पढ़ना है कि आखिर उन्होंने क्यों चुना फ्रूट फ्लाई को। देखिए, फ्रूट फ्लाई एक तो बहुत छोटे जीव होते हैं, सबसे पहला चीज, और बड़ा चीज इसमें बात यह है कि इनमें अलग अलग हमें जेंडर देखने को मिल जाएंगे, अलग अलग लिंग देखने को मिल जाएंगे, मतलब नर अलग मादा अलग। और इनको हम कृत्रिम रूप से प्रयोग में, मतलब क्या कि लैब में भी बना सकते हैं, प्रयोगशाला में भी बना सकते हैं। और इनकी जो जीवन अवधि होती है, लाइफ साइकिल, वो 2 वीक की होती है। अगर लैब में देखा जाए तो मुख्य 3 वीक भी होती है। मॉर्गन ने कहा था कि मुख्य रूप से 2 वीक ही इनका जीवन चक्र होता है। अगर लैब में जो बन रहे हैं मुख्य रूप से जितने भी हमारे फ्रूट फ्लाई बन रहे हैं, फल मक्खी, वो 3 वीक भी हो सकते हैं। तो बहुत कम दिन हो रहे हैं, 2 वीक 3 वीक, तो हम जितना ज्यादा रिजल्ट प्राप्त कर सके और जितना ज्यादा हम परिणाम प्राप्त करेंगे उतना ज्यादा हम देख भी सकते हैं कि कितने विभिन्नताएं में देखने को मिल रही है, ठीक। तो यहाँ जो टीएच मॉर्गन ने अपना प्रयोग किया, तो उन्होंने फ्रूट फ्लाई को क्यों लिया? तो इसलिए लिया क्योंकि ये आसानी से कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि इनमें अगर एक बार मैथुन की क्रिया पूर्ण होती है तो उसमें अधिक संततियों के बनने की चांसेस होती हैं। एक बार में ये 100 से 200 1000 से ऊपर संततियों को भी निकाल सकते हैं। और तीसरा पॉइंट ये कि ये मुख्य रूप से इनमें हम लिंग को विभेदित कर सकते हैं, नर और मादा को बतला सकते हैं कि ये नर और एक मादा है। और दोनों शरीर के बनावट में अंतर भी होता है, एक तो छोटे होते हैं नर, मादा बड़ी होती है, ठीक। इसके बाद चौथा ये कि आनुवांशिक विधि के तौर पर इनको हम अविकसित, मतलब पूर्ण रूप से अधिक माइक्रोस्कोप, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अलावा जो छोटे माइक्रोस्कोप होते हैं उसमें भी इनको देख सकते हैं। तो इन कारणों की वजह से टीएच मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को चुना। अब बात आती है, ये फ्रूट फ्लाई कंज्यूम क्या करता है, खाता क्या है? तो मैंगो और बनाना के ऊपर मौजूद ऑक्जिन हार्मोन को कंज्यूम करता है। अब पता है कि प्लांट हार्मोन 5 होते हैं, वही प्लांट हार्मोन में ऑक्जिन भी होता है,
पहला हार्मोन मान लीजिए ऑक्जिन, साइटोकिनिन, जिबेलिन्स, ठीक है, एब्सिक्स एसिड, इथाइलिन, 5 हार्मोन होते हैं। तो ऑक्जिन सबसे प्रमुख होता है और ये बनता कहाँ है, तो किसी प्लांट के टिप पर और उनके लेटरल पार्ट्स पर बनता है, टिप पर और लेटरल पार्ट्स पर, और ये प्लांट के ग्रोथ में इंपॉर्टेंट भाग लेता है। तो ऑक्जिन को कंज्यूम कौन करता है, फ्रूट फ्लाई। जिस प्रकार पूछा जाएगा कि जो दूध से दही बनता है तो हमको पता है कि वो बैसिलस बैक्टीरिया है, तो बैसिलस बैक्टीरिया मुख्य रूप से ग्लूकोज खाते हैं, मगर अगर उनके इन्वायरमेंट में उनके आसपास अगर ग्लूकोज न मौजूद हो तो उसके तुलना में वो लैक्टोज को खाते हैं, और ज़्यादातर दूधों में लैक्टोज की मात्रा मिलती है जिसकी वजह ज़्यादा मीठा होते हैं, तो वो लैक्टोज को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, तो खाने की वजह से वो लैक्टोबैसिलस हो जाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस की वजह से हम बोलते हैं कि दूध दही बन गया। लैक्टोबैसिलस मतलब क्या, बैसिलस लैक्टोज को खा रहा है और उसकी वजह से दूध कन्वर्ट हो गया दही में। तो यहाँ ऑक्जिन को कंज्यूम करते हैं फ्रूट्स फ्लाई, और वो ज्यादातर मैंगो और बनाना में पाए जाते हैं, इसलिए इस फ्लाई का नाम रखा गया फ्रूट फ्लाई। तो ये पॉइंट्स थे, और पॉइंट यहां समझ में भी आपको आया कि ड्रोसोफिला फ्लोरेका लेने की वजह क्या थी, तो लेने की वजह भी हमने आपको समझा दी, कौन कौन से पॉइंट की वजह से उनको चुना गया। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमें ये जाना कि मुख्य रूप से इस संलग्नता गुणसूत्रीय सिद्धांत में कौन कौन से मुख्य पॉइंट थे, बेसिक चीजें वो जाना बहुत जरूरी था, उन सारे बेसिक चीजों को हमने बता दिया। अब अगले वीडियो जब हम मिलेंगे वहां इसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ करेंगे कि बर्सन और प्यूनेट के जो बर्सन और पुनेट थे, पुनेट स्क्वायर मेथड, बर्सन और पुनेट ने भी इस चीज को अवलोकन किया था मॉर्गन के मेंडल के समय ही, मगर उन्होंने इसको मौखिक रूप से बतलाया कि ऐसे हो सकते हैं, मगर ये कभी भी द्वितीय संकर संकरण को फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमने यहां देखा कि ये संलग्नता तो कर रहा है मगर कहीं भी जीन विनिमय भी कर ले रहा है, तो जीन विनिमय करने की वजह से ये द्वितीय संकर संकरण को फॉलो नहीं करता, इसलिए हम कह सकते हैं कि स्वतंत्र अपरोहण को भी फॉलो नहीं करेगा। तो ये टीएच मॉर्गन का प्रयोग था, और यहां हम आगे जानेंगे टीएच मॉर्गन ने कैसे फ्रूट फ्लाई के अलग अलग गुणों को लेकर, और उनमें यह बतलाया कि 50% जो गुण है वो जनकों से आते हैं और 50% पूर्ण संयोजन होते हैं, रिकम्बिनेंट होते हैं जीन विनिमय के वजह से। उसके बाद बात यह आती है कि इस संलग्नता को प्रभावित कौन करता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, तो देखिए वो भी पॉइंट देख लेते हैं इस वीडियो में। तो संलग्नता को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं, संलग्नता को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहला तापमान होगा, दूसरा आयु होगा, तीसरा एक्सरे होगा, चौथा नरलिंग होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट। अगर तापमान ज्यादा होगा, ठीक है, अगर तापमान ज्यादा होगा तो संलग्नता बहुत कम हो पाएगी, वहां पर मुख्य रूप से क्या दिखेगा, हमें जीन विनिमय की प्रक्रिया दिखेगी। अधिक आयु होने की वजह से, ठीक है, संलग्नता क्या होती है, घटने लगती है, ऑर्गन कमजोर होने लगते हैं। एक्सरे मतलब क्या कि जो किरणें होती हैं वह भी संलग्नता को प्रभावित करती हैं, जीन विनिमय को बढ़ाती हैं। नरलिंग में हमें पता है कि मादा के अंदर पूर्ण रूप से हम संलग्नता को दे सकते हैं, मगर नर में वाई क्रोमोसोम के ऊपर कोई भी जीन को हम दिखा नहीं सकते हैं, क्योंकि उस पर कोई भी जीन आ नहीं पाते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, हम तो कह सकते सेक्स क्रोमोसोम वो होते हैं मगर डिफरेंट होते हैं, जबकि एक्स वाला एक्स वाई में हम देख सकते हैं कि एक्स पोर्शन पर हम दिखा सकते हैं कि ये जीन है, वाई पोर्शन का ब्लैंकेट होता है, ठीक है, खाली होता है। तो जीन नरलिंग भी यहाँ पर प्रभावित करता है। तो ये सारे पॉइंट से जो क्या करते हैं, संलग्नता को प्रभावित करते हैं, संलग्नता को होने नहीं देते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम मिलेंगे, वहां हम इसी टॉपिक पे आगे हम बढ़ेंगे, और भी पॉइंट से वहां हम समझेंगे कि मेंडल ने अपने इस प्रयोग में अध्ययन के आधार पर क्या निष्कर्ष निकाला, और निष्कर्ष के आधार पर फिर अगले एक्सपेरिमेंट पर हम देखेंगे उन्होंने किस प्रकार एक्सपेरिमेंट कर यह बतलाया कि 50% जनक द्वारा होते हैं और 50% पूर्ण नियोजन यानी रिकम्बिनेशन और जीन विनिमय होते हैं। आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।